हेलो दोस्तों। आज हम कोशिका का जो सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, इसे थोड़ा जल्दी जल्दी और क्विक रिवीजन की तरह करेंगे। और इसे पढ़ने के बाद आप कोशिका के संबंध में जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप लगभग करने कोशिका। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कल हमने आपको दो प्रकार की कोशिकाएं बताई थी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं उनमें एक कोशिकीय भी होती है, बहुकोशिकीय। तो आज एक कोशिका है अकैरियोटिक, मतलब कोशिका विहीन जो होता है, विषाणु जैसे हैं। विषाणु जो है जीव और निर्जीव की कड़ी होता है। इसके अंदर केंद्रक और राइबोसोम नहीं पाया जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि विषाणु और जीवाणु, तो विषाणु में क्या नहीं होता है? केंद्रक नहीं होता है और राइबोसोम नहीं होता है। आप ये बात ध्यान रखिए। केंद्रक जो है प्रोकैरियोटिक सेल में होता है या नहीं होता है, आप ये बताइए। तो प्रोकैरियोटिक सेल में भी केंद्रक होता है और यूकैरियोटिक सेल में भी केंद्रक होता है, लेकिन विषाणु जो होता है उनमें केंद्रक नहीं होता है। तो अब ये बताइए, विषाणु और जीवाणु में अंतर क्या है? इससे काफ़ी क्वेश्चन बनता है। मतलब कई बीमारियां आपने सुना होगा, जीवाणु जनित बीमारियां, विषाणु जनित बीमारियां, और कौन सा ये मलेरिया है, परजीवी जनित बीमारियां, ये सब क्या हैं? तो सबसे पहले वायरस और बैक्टीरिया में अंतर का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाइए तो हमेशा याद रहेगा। तो वायरस का सबसे पहले क्या है? ये जीव और अजीव के बीच की कड़ी है। इसका क्या है? और जो बैक्टीरिया जो है पूर्ण रूप से जीवित जीव है, लेकिन वायरस पूर्ण रूप से जीवित जीव नहीं है। जब वायरस कहीं रोड पे है, जैसे कोविड-19 क्या है? वायरस जनित ही तो रोग है। रेलवे पटरी पे या कहीं भी आपने देखा होगा, यहाँ हाथ नहीं लगाना, सैनिटाइज किया जाता था, वो सब क्या था? तो बैक्टीरिया जो है पूर्ण रूप से जीवित जीव है, वहीं वायरस जीव और अजीव के बीच की कड़ी है। अब ये बताइए, कोशिका जो है, कल कोशिका के बारे में पढ़ा था। कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने। और कब की थी? 1665 में। तो आप ऐसे याद रखिए, 1665 में इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण संधि हुई थी। इतिहास का भी टॉपिक आपसे पूछा ही जाएगा। इतिहास में एक संधि हुई थी 1665 में, जिसे बोलते हैं पुरंदर की संधि। और जब भारत में जब पुरंदर की संधि हो रही थी, तो वहीं यूरोप में कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। और कोशिका की तो खोज कर दी, एक कोशिका है, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कर दी, लेकिन कोशिका के अंदर जो केंद्रक है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। और एंटोनी ल्यूवेनहुक ने सन 1674 में जीवित कोशिका की खोज की। जीवित कोशिका की खोज किसने की? एंटोनी ल्यूवेनहुक ने। अब एक बताइए, कैसे याद रखेगा? आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी वीडियो खत्म होते ही आप कंफ्यूज हो जाएंगे, किसने जीवित की खोज की, किसने केंद्रक देखा, किसने पहली बार खोज की। पहली बार जो खोज की होगी वो स्वाभाविक है जीवित कोशिका नहीं होगी, क्योंकि 1674 में बाद में 9 साल बाद खोज की गई, लगभग 10 साल बाद एंटोनी ल्यूवेनहुक ने की, तो वो जीवित कोशिका थी। और मानव शरीर में सबसे पहले कौन सी कोशिका खोजी गई थी? तो आरबीसी।
कल आपको बताया होगा। तो इसे याद रखने का तरीका है, एक एक हुक है, ऐसे करके ये हुक है। हुक में आप झांक रहे हैं खड़े होके, हुक में आप झांक रहे हैं खड़े होके। कब? तो आपको क्या दिखाई दिया? ये केंद्रक है, और कैसे कलर का है? ब्राउन कलर का, जैसे अंडे में होता है। आपने केंद्रक देखा, और वो हल्का सा लिबलिबा-सा है। वो केंद्रक कैसा है? लिबलिबा है, अंडे की तरह। अंडे में होता है ना ब्राउन कलर का अंदर, ओ ब्राउन बाहर, अंडे के जैसा है और लिबलिबा-सा है। तो आप ऐसे रखिए, आप ये हुक में झांक रहे थे, तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की। फिर आपने एक केंद्रक देखा, और केंद्रक कैसा था? लिबलिबा-सा था। तो जीवित कोशिका की खोज एंटोनी ल्यूवेक-हुक ने, और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। आपको याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। 1674 में एंटोनी ल्यूवेक-हुक ने जीवित कोशिका देखी। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक देखा। ठीक है। 1838-39 में स्लाइडेन और सोन ने कोशिका का सिद्धांत दिया। कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन और सोन ने। आपने कभी, अभी कैसे याद रखिएगा, याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है जब तक आप ट्रिक नहीं बनाइएगा। एक फल है कोई, उसकी आप छोटी छोटी स्लाइड काटते हैं, तो क्या है? फल क्या है? पादप है। तो पादप की खोज किसने की? स्लाइडेन ने। स्लाइडेन ने। और सोन ने किसकी खोज की? सोन ने जंतु की खोज की। और अपने यहाँ सोन कुत्ते को भी बोलते हैं। कुत्ता क्या है? पौधा है या जानवर है? जानवर है। तो यहाँ से आप याद रखिए। ठीक है, ये लिखते जाइए छोटे छोटे पॉइंट, क्योंकि बहुत अच्छे से पढ़ने से अच्छा है कि बहुत गंदे तरीके से याद रखा जाए, क्योंकि दिमाग अच्छी चीज़ों को ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रख पाता है। तो स्लाइडेन ने कौन सा सिद्धांत दिया? पादप कोशिका से रिलेटेड। इनने कहा है पादप कोशिका एक या अधिक कोशिका से मिलकर बनती है। ठीक है। वहीं सोन ने कहा जंतु कोशिका एक या अधिक कोशिका से मिलकर बनती है। और रुडोल्फ ने 1858 में कोशिका सिद्धांत 3 लोगों ने दिया, स्लाइडेन, सोन और रुडोल्फ ने। तो यदि आपको 4 विकल्प आ जाएं कि इनमें से किसने कोशिका सिद्धांत नहीं दिया है, और हम 4 विकल्प दे दें, नंबर 1 स्लाइडेन, नंबर 2 सोन, नंबर 3 रुडोल्फ, नंबर 4 एंटोनी ल्यूवेनहॉक। तो ये इन तीनों ने तो कोशिका सिद्धांत दिया है, इनने नहीं दिया। इनने क्या है? जीवित कोशिका के बारे में बताया है, लेकिन कोशिका सिद्धांत नहीं दिया है ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है। अब कोशिका एक या एक से अधिक कोशिका से मिलकर बनती है, और कोई भी नई कोशिका पुरानी मौजूद कोशिका से मिलकर बनी है। मतलब कोशिका क्या, ये आपने पढ़ा होगा, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, इसके तहत क्या है? इसमें यही है कि कोशिका एक या अधिक कोशिका से मिलकर बनती है, और कोई भी नई कोशिका जो होगी पुरानी कोशिका से मिलकर बनी है। जैसे हर संतति अपने माता पिता से ही उत्पन्न होती है, इसी प्रकार आप इसी तरह से याद रखिए कि कोई भी नई कोशिका पुरानी कोशिका से मिलकर बनती है। अच्छा, ये देखिए नोट में लिखा है, वायरस पर कोशिका का सिद्धांत लागू नहीं होता है। जो बातें हमने पूर्व में बताई हैं कि पुरानी कोशिका से नई कोशिका बनती है और मौजूद कोशिका से ही बनेगी, ये क्या है? एक अधिक से कोशिका से बनेगी, ये केवल बैक्टीरिया पे, एनिमल पे, प्लांट पे लागू होगा, वायरस पे नहीं होगा। और आजकल वायरस जनित बीमारी बहुत चर्चा में, इसलिए वायरस को भी बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा।
अब कोशिकांग के बारे में, मतलब कोशिकांग का मतलब क्या होता है? कोशिका के अंग, जैसे प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम, राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री है। कोशिका का ऊर्जा ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया है। रसोई क्लोरोप्लास्ट है। अच्छा, कोशिका के रसोई क्लोरोप्लास्ट कैसे है बताइए? रसोई में क्या होता है? खाना बनाया जाता है ना, तो जो पादप कोशिकाएं होती हैं, या फिर पादप कोशिकाओं में क्या होता है, आपने सुना होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो पेड़ पौधों में होती है, वो क्या है? उसमें क्लोरोप्लास्ट के कारण ही होती है। अब ये बताइए, हम 3 विकल्प दे रहे हैं, इनमें से किसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, ये बताना। अब प्लांट में, प्लांट, फंगी में और एल्गी में। एल्गी किसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती? प्लांट में नहीं होती है कि फंगी में नहीं होती कि एल्गी में नहीं होती है? बताइए। प्लांट में तो होती ही है, प्लांट में पौधों में तो होती ही है। फंगी और एल्गी में तो फंगी कवक होती है सफ़ेद सफ़ेद, और जबकि एल्गी जो काई होती है, कुआ वगैरह में आपने देखा होगा, तालाब पोखर में, तो ये एल्गी है। एल्गी में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पाचन थैली, आत्मघाती थैली, लाइसोसोम, मतलब एक तरीके से एक डस्टबिन है। जब कोई कोशिका खराब हो जाती है तो अपने आप में वो एक ऐसा रसायन का वो उत्पादन करती है जिससे वो खुद ही नष्ट हो जाती है। इसलिए लाइसोसोम को कुल मिला के शरीर की सफाई करने के लिए आपने अगर लाइसोसोम नहीं होता तो हम सभी लोगों में कैंसर हो जाएगा। कैंसर को रोकती है लाइसोसोम एक तरीके से। आपने कभी लाइजोल से सफाई तो सुनी होगी, लाइजोल, उसी तरीके से याद लाइसोसोम रखिए। लाइजोल से घर की सफाई करते हैं, लाइसोसोम से अपनी बॉडी की सफाई होती है। ठीक है। और कल पढ़ाया था शुतुरमुर्ग की अंडा सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका। जो अपने जो नर्वस सिस्टम है, जो दिमाग का, इस प्रकार तंत्रिका होती है। तंत्रिका सेल सबसे लंबी सेल्स होती है। और गोल्गी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं। अब इनका कार्य देख लेते हैं। राइबोसोम का कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। और राइबोसोम की खासियत ये प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों में पाई जाती है। अब आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर कर पा रहे हैं? देखिए, इधर लिखा है प्रोकैरियोटिक, तो ये हो गई कोशिका, ये हो गई प्रोकैरियोटिक। ये कोशिका है, इसके अंदर ये डेवलप केंद्रक है, ये डेवलप है, देखो बंद है। ये हो गई यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है। दोनों में क्या है? राइबोसोम्स पाया जाता है। ठीक है। जंतु में भी, जंतु और पादप दोनों में भी है। वायरस में राइबोसोम नहीं होता भाई। वायरस ज़्यादातर चीज़ों में अपवाद होता है। वायरस में क्या नहीं होता इस पर तो ध्यान रखना, क्या पाया जाता है उस पर भी ध्यान रखना। एक चित्र है, ये कोशिका है। कोशिका ऐसी होती है, देख लीजिए आप। इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया और अब आते हैं भोजन पे। भोजन कैसे पचता है उसके बारे में बताया गया है। भोजन का पोषण होता है। पोषण किसमें होता है? कार्बोहाइड्रेट में, वसा और प्रोटीन में। और ये सब क्या है? जटिल पदार्थ हैं। मतलब आपने भोजन खाया तो पोषण लिया, और भोजन खाए होंगे तो आपने या तो दाल खाई होगी, या घी खाया होगा, या रोटी चपाती खाई होगी। तो इसमें क्या है? दाल में प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन होता है दाल में, और घी में फैट होता है, और रोटी में कार्बोहाइड्रेट, आलू में भी कार्बोहाइड्रेट होता है।
ये कैसे हैं? जटिल पदार्थ है। तो अपना शरीर डायरेक्ट थोड़ी इन्हें लेता है, इनके पाचन के अंतर्गत इन्हें तोड़ा जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ आप मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर्स, जल मिलते हैं तो इनका क्या होता है? इनका अवशोषण होता है, ठीक है, ध्यान रखना। अपना शरीर इनका अवशोषण करता है, मिनरल्स का, विटामिन्स का, रेशे का, जल का। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लाइकोसिडिक बंध, अर्थात इसे ईस्टर बंध भी कहते हैं, और पेप्टाइड बंध, तीन प्रकार के बंध हैं, ग्लाइकोसिडिक बंध, ईस्टर बंध और पेप्टाइड बंध। ठीक है, आगे स्लाइड पे चलते हैं। जंतु कोशिका, हाँ, तो इनका बंद याद कैसे रखें? कार्बोक्सिलिक, जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें ग्लाइकोसिटिक बंध है, वसा में ईस्टर बंध है, और पेप्टाइड प्रोटीन में तो ऐसे ऐसे करके याद रखते हैं, याद रखिए। कार्बोहाइड्रेट है तो इसे लिख लीजिए कागो, कागो मतलब कागो मतलब कितने गो, जैसे कार्बोहाइड्रेट में। वसा में लिखिए बाई, ये बसा हो गया, बसा। ईस्टर बंद हो गया, ईस्टर। और इसका पेप्टाइड का ऐसे प्रोटीन और पेप्टाइड, तो प्रोपे मतलब प्रोटीन पेप्टाइड, बाई मतलब बसा ईस्टर, और कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोसिडिक, ये सब ऐसे बंद, ऐसे एक ट्रिक बना के आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं ऐसे याद नहीं रहेगा। अब जंतु कोशिका है, जैसे जंतु कोशिका में कल भी बताया था हमने LIC वाले जानवर, कल का वीडियो भी आप देख लेना है। LIC वालों को हमने क्या बताया था? जानवर। तो जानवर में क्या कौन कौन सी? सेंट्रियोल किसमें है? जानवर में। अब इसका काम क्या होता है सेंट्रियोल का? ये कोश का विभाजन में मदद करता है, मतलब एक कोशिका से दूसरी कोशिका जो बनती है उसमें कौन मदद करता है? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का साथ तात्पर्य ऐसे समझो, ये कोशिका है, बीच में सेंट्रियोल है। अब कोशिका टूटेगी तो ऐसे जुड़ जाएगी, तो बीच का ये क्या है? यही सेंट्रियोल है। तो सेंट्रियोल कोशिका विभाजन में मदद करता है। पादप कोशिका जो है उसमें कोशिका भित्ति होती है, कल आपको चीख के पढ़ाया था। ऐसे दीवाल है, दीवाल मूवमेंट नहीं करने देती। भित्ति क्या होती है? हमारे यहाँ दीवाल को भित्ति बोलते हैं, तो कोशिका भित्ति क्या है? दीवाल है। और क्लोरोप्लास्ट तो आपको पता ही, इसके कारण प्रकाश संश्लेषण होता है पौधों में। और साइटोस्केलेटन है जो ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। साइटोस्केलेटन, अब स्केलेटन से आप समझिए कोई कठोर पदार्थ की तरह इंगित कर रहा है। एक ऐसे समझिए, साइटोस्केलेटन क्या होता है? ये एक सूक्ष्म तंतु जालिका होती है, अर्थात फिलामेंटस नेटवर्क होती है, जो कोशिका के आकार को बनाए रखे, आंतरिक संरचना को सहारा देने और आवागमन में मदद करती है। ये कुल मिला के आपने संविधान पढ़ा हुआ है क्या? संविधान में एक बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, बेसिक स्ट्रक्चर। उसी तरह से एक बेसिक कोशिका के बेसिक स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए साइटोस्केलेटन होता है। ये अलग अलग तरह, ये केराटिन होती है जो त्वचा में पाई जाती है, पेशियों में पाई जाने वाली होती है, माइक्रोफिलामेंट्स होती है, माइक्रोट्यूबल्स होती है, जो फ्लैजिला मतलब मूवमेंट करने में माइक्रोट्यूबल्स उपयोग करते हैं। इससे केंचुए वगैरह से आप रिलेटेड कर सकते हैं। इससे
केचुए से इसे रिलेटेड कर लो, फ्लैजिला को। और लेकिन साइटोस्केलेटन क्या है? इसमें लिखा है केवल पादप में पाया जाता है। ये आप एक बार देख लीजिए। ऐसे कोशिकाएं जिनके पास दोहरी झिल्ली पाई जाती है वो कौन कौन से, मतलब दो झिल्ली से कवर्ड होते हैं, उन वो कोशिकाएं कौन कौन से हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और केंद्रक। ऐसे कैसे याद रखिए? दोहरी झिल्ली कैसे? एम के लिखिए और ऐसे करके डबल लेयर बना दीजिए, आप हमेशा याद रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और केंद्रक। यहाँ केंद्रक को सी नहीं, के से डिनोट कीजिए, के/सी कर दीजिए तो आपको याद रहेगा ऐसे। और इतने ही गंदे तरीके से चीज़ों को बनाना है जैसे हम बना रहे हैं, लंबे समय तक याद रखने के लिए ज़रूरी हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा बहुत अच्छी राइटिंग जो लिखते हैं, और एक ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं जो लिखते तो कुछ भी हैं लेकिन जब उन्हें खड़ा करके क्लास में पूछा जाता है तो बिल्कुल बता देते हैं। तो वो यही रीज़न है, ज़्यादा चीज़ों को समझने पे ज़्यादा ध्यान देना है। ऐसे कोशिकाएं जिनके पास स्वयं का डीएनए एवं राइबोसोम पाया जाता है, तो कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया और लावक, प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट। मतलब एक तो कोशिका के पास अपना डीएनए होता है जो केंद्रक में होता है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह में भी अपने इनका डीएनए पाया जाता है। तो ऐसे कितने कोशिका हैं? एक तो माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा लावक। ठीक है, इसे बार बार पढ़िए तो याद रहेगा। जैसे एम के आपको हमेशा याद रहेगा, एम के लिखना है, उसके ऊपर दोहरी झिल्ली बनाना है, और एम से माइटोकॉन्ड्रिया, के से क्लोरोप्लास्ट और के से केंद्रक। लेकिन आप तो बोलेंगे कि सी से भी केंद्रक है, तो के/सी कर लेना। तो इससे आपको ध्यान रखा बात दोहरी झिल्ली की हो रही है। ठीक है। हाँ, लावक यह स्टार्च का भंडार गृह है। स्टार्च तो आपको बताया था, ये आलू और शकरकंद में स्टार्च ही पाया जाता है। जो पेड़ पौधे का जो भोजन होता है वो किस में रखते हैं? स्टार्च के फॉर्म में ही तो रखते हैं। लवक के प्रकार बताएं। अवर्णी लवक, वर्णी और हरित लवक। इसका मतलब समझिए, ये नीलकंठ वर्णी की बात नहीं हो रही है। वर्णी में होता है रंग। शकरकंद है, आलू है, कुल मिला के तने में जो भोज्य पदार्थ, तने नहीं, जड़ में जो भोज्य पदार्थ रखते हैं, जो आलू वगैरह तना है, जो अंदर मिट्टी के अंदर रहते हैं, ये भोज्य पदार्थ रहते हैं। तो इसका कोई कलर थोड़ी होता है, स्पेसिफिक नहीं होता है। तो ये अवर्णी लवक हैं। वर्णी लवक क्या है? जो लैंगिक प्रजनन में, जो पेड़ पौधों के लैंगिक, मतलब लैंगिक प्रजनन में आप समझ रहे हैं, पेड़ पौधों का जो फूल वगैरह आप देखना, फल देखना, ये कैसे होते हैं? कलरफुल होते हैं। तो इसमें कौन सा लवक होता है? वर्णी लवक। और जो हरी पत्तियां होती हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उसमें होता है हरित लवक। नाम से ही समझ में आ रहा है, हरित लवक। और लवक जो प्लास्टिड्स हैं केवल पादप में पाए जाते हैं, जंतु में नहीं। ठीक है। आपने कभी देखा है कि कोई जानवर है उसके सींग के ऊपर पत्ती उगाई हैं हरे कलर की? तो केवल पादप में पाया जाता है। किसी जानवर के सींग के ऊपर पत्ती नहीं उगती हैं तो जंतु में नहीं पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। अब पूछिए प्रोकैरियोटिक में क्यों नहीं पाया जाता है? हमने अभी आपको बताया, कोशिका है, कोशिका में केंद्रक है, केंद्रक में डीएनए होता है। ये छोटे छोटे माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है। तो क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो खुद उनके केंद्रक में डीएनए नहीं होता है, उनके तो केंद्रक में डीएनए नहीं होता है, तो उनके पास में माइटोकॉन्ड्रिया कैसे हो सकता है प्रोकैरियोटिक कोशिका के पास? बताइए। पहले आप प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को समझ चुके हैं, मतलब इसमें अविकसित केंद्रक होता है, ऐसे 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 ऐसे।
जब इसमें खुद के केंद्रक में उतना केंद्रक ही विकसित नहीं है तो माइटोकॉन्ड्रिया तो क्या ही यहाँ होगा। तो ऐसे याद रखिए इसे। देखो इसमें लिखा भी है स्वयं का डीएनए एवं राइबोसोम होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये केवल यूकैरियोटिक कोशिका, इनका अपना डीएनए, मतलब एक कोशिका के अंदर एक अलग ही पावर हाउस है इनका। दोहरी झिल्ली भी होती है, जैसे कोशिका है इसमें मेन केंद्रक, लेकिन ये अलग ही इसकी सत्ता चल रही है। जैसे आपने संविधान में 6वीं अनुसूची 5वीं अनुसूची पढ़ा होगा, तो वहाँ एक अलग ही लेवल की सत्ता चलती है। वहाँ जिला पंचायतें, वहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है, जैसे हमारे यहाँ ग्राम पंचायत, जिला पंचायत वगैरह होते हैं, तो वहाँ एक अलग ही लेवल पे सरकार चलाती है, और हमारी जो सरकार जो होती है वो अलग लेवल पे होती है। तो उसी तरह समझ लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया की एक पैरेलल सरकार चलती है कोशिका के अंदर। वैसे ऊर्जा ग्रह मतलब पावर हाउस कहते हैं। अब कोशिकीय श्वसन की बात करें, ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस से क्रेब्स चक्र, इसका एक बताया भी है C6H12O6 6O2 6H2 6CO2 प्लस ऊर्जा कितनी निकलती है ये याद रखो। ये ग्लूकोज में कितनी एटीपी ऊर्जा निकलती है? 38 एटीपी ऊर्जा। मतलब आप ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लेते हो तो उससे क्या 38 एटीपी ऊर्जा निकलती है। ऐसा करते हैं, कोशिकीय श्वसन को थोड़ा आपको डिटेल से समझा देते हैं। कोशिकीय श्वसन कोशिकीय श्वसन क्या है? एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को तोड़कर कोशिका के भीतर ऊर्जा की प्राप्ति की जाती है, और ऊर्जा एटीपी के फॉर्म में होती है। और यह प्रक्रिया ही भी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं। तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको बताया। जो हम खाना खाते हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में टूटता है, तो वो ग्लूकोज क्या है, कोशिका के भीतर चला जाता है और वहाँ कोई एटीपी के रूप में टूट जाता है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका के भीतर भी कहाँ जाता है? एटीपी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका क्या एक सूत्र है, एक जनरल इक्वेशन है इसकी, C6H12O6, ठीक है। कार्बन के 6 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6 प्लस 6 ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ में लेकर आप डैश करके ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड के निकलेंगे और 6 जल के निकलेंगे, 6 जल के निकले। और प्लस में क्या है, 38 एटीपी जो ऊर्जा निकलेगी, ठीक है। C6H12O6 प्लस 6O2 6CO2 6H2 प्लस 38 एटीपी ऊर्जा। अब कोशिकीय श्वसन के प्रकार समझो। ये सश्वसन भी होता, अश्वसन भी होता, मतलब एरोबिक भी होता, अनएरोबिक भी होता है। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति, हम लोग जो दौड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, मतलब शुरुआत में तो एरोबिक होता है। जब ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो उस श्वसन को एरोबिक बोलते हैं। और एरोबिक से कितना एटीपी? 38 एटीपी मिलता है, और एनोरोबिक से 2 एटीपी मिलता है। और ये कहाँ होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसके क्या है, इसके 3 साइकिल होते हैं। एक ग्लाइकोलाइसिस, चाहे ऑक्सीजन हो या ना हो, ग्लाइकोलाइसिस का साइकिल जरूर होगा, और यहाँ से हमें 2 एटीपी ऊर्जा मिलती है। एक होता है क्रेब्स साइकिल। तीसरा जो इंपॉर्टेंट साइकिल है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होता है। अच्छा, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है। और इसमें 34 एटीपी ऊर्जा मिलती है। तो कितनी एटीपी ऊर्जा हो गई?
ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है उससे 2 एटीपी, क्रेब्स साइकिल से 2 एटीपी, और ईटीसी जो है उससे 34। इनका योग होगा 38 एटीपी ऊर्जा हमें एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलती है। ठीक है। इसे कोशिका के अंदर कोशिका भी कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये है माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र, आप देख लीजिए। कोशिका के अंदर कोशिका, मतलब बताया नहीं था, इसका एक पैरेलल गवर्नमेंट इसकी चलती है कोशिका के अंदर, इसका एक अलग अलग ही जलवा है। अब आते हैं केंद्रक के ऊपर। केंद्रक, ये है केंद्रक। ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल आप केंद्रक के आधार पर ही पढ़े हैं, उसमें केंद्रक विकसित होता है, इसमें अविकसित होता है। तो इसमें देखिए केंद्रक में क्या होता है, डीएनए होता है, गुणसूत्र होता है, जीन होता है। लेकिन जो आरबीसी जो होती है, जो हमारे ब्लड में पाई जाती है, वो केंद्रक में नहीं पाई जाती है। कुल मिला के ये है, अगर अलग से हम आपको 10, 20, 25 केंद्रक दे दें और उन्हें फोड़ कर दिखाएं आपको, तो उसमें खून नहीं निकलने वाला है, क्योंकि उसमें आरबी। अब चलिए, ये केंद्रक हैं, ये केंद्रक हैं, ये केंद्रक हैं। अब हम लोग इसे हथौड़े से फोड़ रहे हैं, गदा से इसे फोड़ रहे हैं, तो फोड़ देंगे, सभी केंद्रकों को फोड़ देंगे, लेकिन इनमें किसी में भी खून नहीं निकलेगा। ऐसे याद रखिए, ठीक है। हम लोग केंद्रक को फोड़ रहे हैं लेकिन उसमें खून नहीं निकला, इसका मतलब आरबीसी नहीं पाई जाती है केंद्रक में, ठीक है। ये यूकैरियोटिक सेल है। एनिमल सेल जो है, ये हम लोगों की सेल है, एनिमल सेल। ये सेल देखिए, एनिमल सेल है। देखिए इसमें क्या क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन होती है, लाइसोजोम, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, एक स्मूथ होते हैं, एक रफ होते हैं। राइबोसोम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, गोल्गी, अपार्टस। तो हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को समझते हैं। केंद्रक में अंतःप्रदब्ध जाल का ये बताया है। देखो, एक खुरदरा है और चिकना होता है, स्मूथ होता है। देखिए अंतःप्रदब्ध जाल का, ऐसे लिखिए ACR। आपने हिंदी में लिखी है उसे, तो इस हिंदी में से लिखे शेर, लिखा ना शेर। तो शेर क्या है, उसका पेट भरा है तो वो स्मूथ है, पेट नहीं भरा है तो फिर वो रफ हो जाता है, शेर। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अंतःद्रव्य जाल का कोशिका द्रव्य में पाई जाती है, जो केंद्रक से जुड़ी हुई होती है। इनके द्वारा विशेष तौर पर हार्मोन्स का स्रावण होता है एवं वसा का संश्लेषण होता है। ये आप समझिए, ये कोशिका है, ये कोशिका है, ये कोशिका है, इसमें केंद्रक है। अब इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ऐसे केंद्रक से जुड़े हुए, और ये पानी भरा है, ये पानी भरा है, ठीक है। ये यही कह रहे हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, जो केंद्रक से जुड़ा है। देखो जुड़ा है, ये देखिए जुड़ा है, ठीक है। इनके द्वारा हार्मोन्स का स्रावण होता है एवं वसा का संश्लेषण करते हैं। आपने पढ़ा होगा स्मूथ, अभी पढ़ाया था स्मूथ, शेर वाली बात है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ भी होता है। स्मूथ मतलब क्या है, वसा क्या है, फैट कैसा हो, चिकना होता है, तो उसी समझ लीजिए फैट से रिलेटेड है। कभी कभी कोई क्वेश्चन हम डायरेक्ट नहीं पढ़ते हैं, लेकिन परीक्षा में आ जाए तो ऐसे एक तरीके का लॉजिक लगाना पड़ता है कि फैट से रिलेटेड कौन होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। तो जो स्मूथ चीज़ है वो स्वाभाविक है फैट से रिलेटेड होगी। और ये देखिए केंद्रक है, इससे ये जुड़ा हुआ, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। देख लीजिए एक बार। अंतःद्रव्य जाल का कार्बोहाइड्रेट के अपापचय के लिए जिम्मेदार होती है। जंतु कोशिका, जंतु कोशिका का आकार छोटा होता है, पादप कोशिका का बड़ा होता है। कल भी आपको बताया था, जंतु छोटा होता है, पादप बड़ा होता है। केंद्रक केंद्र में पाया जाता है, इसमें केंद्रक केंद्र में नहीं पाया जाता है, जंतु में, पादप में।
कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, स्वाभाविक है। अगर कोशिका भित्ति हम लोगों में कोशिका भित्ति पाई जाती तो हम भी पेड़े की तरह स्टेबल हो जाते, कहीं जा आ नहीं पाते। समझ लीजिए हम लोगों में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और हम लोग कोई भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण करके नहीं करते हैं, हम या तो पेड़ पौधे खाते हैं या जानवरों को खाते हैं, चिकन मटन ये सब क्या है। तो भोजन का निर्माण हम लोग नहीं करते हम। अच्छा ये बताइए, पादप है, पादप है, क्या पादप सजीव होता है? क्या जंतु तो ठीक है, पादप सजीव होता है, क्योंकि जिसमें भी जीवन है वो सजीव है। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं हो जाइए, जंतु भी सजीव है, ठीक है। मतलब ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे आपको, सजीव जोड़ देंगे, परजीवी जोड़ देंगे, तो आप ये कंफ्यूज नहीं हो जाना कि सजीव और परजीवी ये सब में अंतर आप समझिए। परपोषी जोड़ देंगे। अच्छा ये बताइए, क्या जंतु परपोषी होता है? हाँ भाई परपोषी होता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है। धीरे धीरे आप ज़्यादा टॉपिक पढ़िएगा, आगे आगे पढ़ते जाइए, बायोलॉजी पूरा साइंस कंप्लीट कीजिए, तो एक आपकी समझ विकसित हो जाएगी। उसी समझ के आधार पे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। रिक्तकाएं छोटे आकार की होती हैं, स्वाभाविक है, जंतु में छोटे आकार की रिक्तकाएं होंगी और पादप में बड़े बड़े आकार की रिक्तकाएं होती हैं। ठीक है, अब ये टॉपिक लगभग कंप्लीट हो गया आपका, कोशिका का टॉपिक है। अच्छा तो एक क्वेश्चन पूछें, बताइए। अच्छा कोशिका की खोज किसने की थी? विकल्प दे रहे हैं, देखते हैं कितना आपको याद है। कोशिका की खोज एंटोनी ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन, ये आर बी लिख देते हैं, रॉबर्ट हॉक आर एच लिख देते हैं, और स्लाइडेन। इनमें से किसने कोशिका की खोज की है? तो हमने आपको बताया था एक हुक है, उसमें आप लोग झांक रहे हैं, तो हुक क्या है? कोशिका। झांके तो एक केंद्रक दिखाई दिया, कैसा कलर का? ब्राउन कलर का। तो केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने, कोशिका की खोज की है रॉबर्ट हुक ने, और एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका, ठीक है। स्लाइडेन ने पादप कोशिका, ठीक है। हमने कहा था एक फल है सेब, उसे आप लोग ऐसे ऐसे काट देते हैं, काटते हैं ना, काट के खाते हैं। तो स्लाइडेन पादप कोशिका की खोज स्लाइडेन ने। सोन ने जंतु कोशिका की खोज की थी, ठीक है। जंतु कोशिका में कौन सा कोशिकांग नहीं पाया जाता है, बताइए। जंतु कोशिका एक जानवर है, कुत्ते की कोशिका में कौन सा कोशिकांग नहीं होगा? ए में लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, बी में लिखेंगे क्लोरोप्लास्ट, और सी में लिखेंगे राइबोसोम RIB, और डी में लिखेंगे गोल्गी बॉडी, गोलगप्पा प्रोटीन का। बताइए कि कुत्ते की कोशिका में कौन सी चीज़ नहीं पाई जाएगी? माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाएगी कुत्ते की कोशिका में, बताइए भाई। क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाएगा कुत्ते की कोशिका में, क्योंकि कुत्ता जानवर है, पौधा नहीं है। पौधे में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ये सब याद रखिए आप। अच्छा ये बताओ, इनमें से कौन सी चीज़ है जो जानवरों में नहीं पाई जाती है? हम विकल्प दे रहे हैं, आप सुनिए ध्यान से। A B C D, ठीक है। ए में लिखिए जानवर में क्या है?
सेंट्रियोल पाया जाता है जानवर में, सेंट्रियोल पाया जाता है जानवर में। अच्छा, सेंट्रियोल पाया जाता है जानवर में। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट को क्या लिखे, सीएलपी, सीएलपी, सीएलपी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और जानवर की कोशिका में क्या होता है, केंद्र होता है, केंद्रक जानवर की कोशिका में होता है। क्या जानवर की कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति नहीं होती है और क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता है, ठीक है। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं, लाइसोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम को, केंद्रक को, तो माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। वायरस को जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्यों कहा जाता है, ये बताइए। जीव मतलब हमने आपको बताया था वायरस को जीव और निर्जीव की कड़ी क्यों कहा जाता है, बताइए। क्योंकि इसमें डीएनए नहीं होता है, इसलिए। नंबर 1 ए में लिखिए डीएनए, ए में, जैसे नहीं को हम नहीं लिखेंगे, डीएनए नहीं होता, नहीं की जगह हम क्रॉस मारेंगे, ठीक है, डीएनए नहीं होता है। बी, क्योंकि यह केवल जीवित कोशिका में पाया जाता है, इसलिए जीव और निर्जीव के बीच कड़ी कहा जाता है, केवल जीवित में पाया जाता है इसलिए कहा जाता है। सी, ये भोजन बनाता है इसलिए इसे जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। अजय बताइए, जो पौधे हैं वो जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं क्या, बताइए। पौधे, वायरस को छोड़ दीजिए, बताइए। अच्छा, एक बरगद का पेड़ है, वो जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है क्या, नहीं है भाई, वो भी जीवित है। इससे वायरस को जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये केवल जीवित कोशिका में सक्रिय होता है, मतलब हमारे अंदर चला गया तो ये सक्रिय हो जाएगा। और जैसे ये किसी रेल की पटरी पे गिर गया, सड़क पे गिर गया, या फिर किसी सीढ़ी पे गिर गया, तो ये क्या है, ये निर्जीव है, क्रिस्टल के फॉर्म में चला जाता है। राइबोसोम का क्या कार्य होता है, राइबोसोम, राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। जैसे राइबोसोम को RIB लिखते हैं, राइबोसोम, आप RIP लिखा करो, रेस्ट इन पीस। ये क्या है, राइबोसोम प्रोटीन को, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, PS। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, मानव का अंडाणु, शुतुरमुर्ग का अंडाणु, तंत्रिका कोशिका, लीवर कोशिका, बताइए। तो शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडेन और सोन ने। कोशिका को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, चलो ये बताइए, ये क्वेश्चन अच्छा है। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को, गोल्गी बॉडी को, लाइसोजोम को। आपको याद आ गया होगा लाइजोल से, लाइजोल से घर की सफाई, लाइसोसोम से शरीर की सफाई, कोशिका की सफाई, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं होता है, कितनी बार बताएंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसे होती है, इसमें केंद्रक नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में एक विकसित केंद्रक होता है, ठीक है। इसमें देखिए ऐसा कोई सर्कल नहीं बनाया, 8 अलग अलग लिखे, ठीक है। उम्मीद है आपको कोशिका का ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब आपको बार बार रिवीजन करना है और इस पर क्वेश्चन सॉल्व करना है। किसी भी टॉपिक को इतना ही पढ़ना है कि अपन को लगभग 70 से 80% समझ में आ जाए चीज़ें, एक क्वेश्चन सॉल्व करने लगे। बाकी तो ऐसा है कि आप कितना भी पढ़िए, क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है इस पर निर्भर करता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।